Hi, good evening everyone. Is my voice and video audible? Yeah, good evening Ayush. Okay, fine, good. So guys, हमने लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक खत्म किया था मनी। मनी के अंदर बहुत ही इजी सा टॉपिक था। मोस्ट प्रोबेबली जो मनी हमने खत्म किया था उसके अंदर आप ये मानो कि हमारे एग्जाम में आने वाले टॉपिक भी बहुत कम है। और हो सकता है एक आध टॉपिक आपके स्कूल में बोले कि कट भी गया है, ठीक है, बट हम 2-3 साल तक जब तक सीबीएसई से टॉपिक कट जाता है उसके भी 2-3 साल बाद तक उसको करते हैं, रीजन बीइंग कि कब कौन सा एग्जाम में आ जाए। तो दैट्स वाई उस टॉपिक को करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं गाइस बैंकिंग के साथ। तो बैंकिंग जो हमारा चैप्टर है वो सिंपल जो हमारे बैंक्स होते हैं उसके ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, तो ओके, मेरे को ये बताओ हमारे बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बैंक हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? चार टाइप के, कौन कौन से? था ना, मनी के क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसका हम आंसर एक बार जो पेपर जब देंगे तब उसमें आपको पता चल जाएगा, डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए वो टेस्ट पेपर नहीं डिस्कस करते। ओके, सो कितने टाइप के बैंक्स हो सकते हैं गाइस? चार, कौन कौन से, किस किस टाइप के, नेम देम। यू कैन नेम ऑल ऑफ द टाइप ऑफ द बैंक्स। कुछ तो बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं। कमर्शियल, स्पेशलाइज्ड, कमर्शियल, कॉरपोरेट, नेशनल, सेंट्रल। ओके, फाइन। कमर्शियल, सेंट्रल, स्पेशलाइज्ड एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है गाइस। ओके, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि चार तरीके के आपने बैंक बोले, इन्वेस्टमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक। ओके, इस तरीके से अगर आप बैंक्स को डिवाइड करोगे तो बहुत सारे टाइप के बैंक्स हो सकते हैं। अगर हम ब्रॉडली बैंक्स को कैटेगराइज करें तो आपके बैंक दो तरीके के होंगे ब्रॉडली। उसके अंदर आपके बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक, जिसका मेन काम होता है पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना। जिसका एक काम होता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को देखते रहना कि कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। एंड दूसरा होता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में आप उसको स्पेशलाइज्ड बोल लो, उसको आप उसको गवर्नमेंट ऑपरेटेड बोल लो, उसको कॉरपोरेशन बैंक बोल लो, उसको कमर्शियल बोल लो, वो सब उसी के ही सब पार्ट्स होंगे। कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, और सेंट्रल बैंक जो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी उन सारे बैंक्स को मॉनिटर करके और इकोनॉमी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ध्यान रखता है। तो ये दो तरीके के बैंक हुए। ओके, अब आते हैं क्या कमर्शियल बैंक जो बैंक होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए? बैंक जो होगा कमर्शियल बैंक, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, सोशल वेलफेयर के लिए? प्रॉफिट के लिए। ओके, गॉट इट। जो आपका कमर्शियल बैंक छोड़ो, जो आपका इंडिविजुअल गवर्नमेंट बैंक होगा जैसे एसबीआई, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा या सोशल वेलफेयर के लिए? एसबीआई। दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट डोंट गो हैंड इन हैंड। या तो आप सोशल के लिए काम करो या आप प्रॉफिट के लिए काम करो। सोशल एंड वेलफेयर, एवरीबडी इज सेइंग कि आपका जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो सोशल और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो भाई एक चीज बताओ, एक एजेंसी है जो सोशल और वेलफेयर के लिए काम कर रही है, दूसरी एजेंसी है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो सोशल एंड वेलफेयर वाली तो हमेशा ही सस्ती होगी क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं ऐड करेगी। तो एसबीआई तो हमेशा सस्ता होना चाहिए, तो लोग आईसीआईसी के पास जाएंगे ही क्यों? जब एसबीआई बिल्कुल सस्ता बैंक है और सेम वही फैसिलिटी दे रहा है जो कि आपका आईसीआईसी बैंक दे रहा है,
तो व्हाई डू पीपल गो फॉर आईसीआईसी बैंक? पूरी दुनिया ही एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाएगी। अच्छा, जो आपका प्रेम, अच्छा आप बोल रहे हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमर्शियल का वो हाई होता है कमर्शियल बैंक्स में और एसबीआई में कम होता है। नहीं, ये तो गलत है। पॉलिसीज पॉलिसीज तो हर्षित सारी की सारी कंपनीज की डिफरेंट होती हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक का लेना देना थोड़ी है। लेस फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस। आज की डेट में आप देखोगे तो सारे गवर्नमेंट बैंक्स भी जो है ना वो धीरे धीरे करके आपका बहुत कम फॉर्मेलिटीज पे आते जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी फॉर्मेलिटीज वगैरह जो होंगी वो बहुत ही कम होंगी। ट्रस्ट तो गवर्नमेंट बैंक पे ज्यादा होगा, कमर्शियल पे ज्यादा होगा तान्या, तो इन दैट केस उसके मामले में तो जो आपका कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ओ गवर्नमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक का ट्रस्ट के मामले में कम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर ट्रस्ट है गवर्नमेंट बैंक का। तो ट्रस्ट के मामले में तो गवर्नमेंट बैंक ज्यादा बेटर है। फेम एंड रिस्पेक्ट ईशान, फेम एंड रिस्पेक्ट गवर्नमेंट बैंक जो होगा उसका ज्यादा होगा हमेशा एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, क्योंकि वो डूबेगा नहीं, उसकी सॉलिडिटी ज्यादा होगी, वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। एनीवन एल्स? कि हम क्यों आईसीआईसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे एसबीआई को छोड़ के? लोन ग्रांटिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट से ज्यादा किसके पास होगी? आईसीआईसी के पास कहाँ से इतनी ज्यादा हो जाएगी? उसके बाद पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है एसबीआई के पास, तो उसकी लोन ग्रांटिंग कैपेसिटी तो उससे बहुत ज्यादा होगी एसबीआई आईसीआईसी से। वो एक प्राइवेट कंपनी है। सो इसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ, हाँ ठीक है। एसबीआई या गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, वो भी प्रॉफिट मोटिव मोटिव के लिए काम करते हैं। पीएनबी हो, एसबीआई हो या कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करते हैं। सोशल वेलफेयर वो छोटा मोटा कर दें तो बात अलग है, बट जैसे आईसीआईसी अपने प्रॉफिट बनाने के लिए काम कर रहा है उसी तरीके से एसबीआई भी प्रॉफिट बनाने के लिए काम कर रहा है। गवर्नमेंट की सारी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ आपका वेलफेयर के लिए नहीं खुली होती। कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो वेलफेयर के लिए होती है, लाइक रेलवेज। रेलवेज प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, बट गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं जो आपका प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं, तो वो आपका बैंक जो हो गए वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हो गए। तो आपके जितने भी ये सारे के सारे पॉइंट्स थे सारे के सारे बेकार हो गए। रीजन बीइंग कि बैंक जो है, बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो वो उसी हिसाब से काम करेगी, उसी हिसाब से सैलरीज देगी, उसी हिसाब से कमीशन इंसेंटिव्स देगी और लोगों को भी उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट देगी। तो कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही होते हैं। तो इस वजह से हम कभी भी आईसीआईसी और एसबीआई के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हाँ, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम थोड़ा प्रेफर करेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक नाम आते ही ना गवर्नमेंट का ट्रस्ट जुड़ जाता है। बैंक नाम आते ही होता है कि गवर्नमेंट ने इसको एफिलिएशन दी हुई है, तब बैंक है। तो ये डुप्लीकेसी या फिर हमारा पैसा लेके तो भागेगा नहीं, वो चाहे एसबीआई हो चाहे आईसीआईसीआई हो। अब एसबीआई भी जब प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो वो सस्ता क्यों देगा? वो तो कहेगा जो मार्केट में रेट चल रहा है वही दूंगा, मेरे भी उतने ही खर्चे हैं जितने आईसीआईसी के खर्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आईसीआईसी के जो खर्चे हैं वो कम है और मेरे खर्चे ज्यादा है। नो। अब उतने ही बिल्डिंग का रेंट है, उतनी ही ऑलमोस्ट स्टाफ की सैलरी है, उतने ही एक्सपेंसेस हैं और उतना ही प्रॉफिट कमाना है। अब अगर आईसीआईसी जो है, आईसीआईसी उनको प्राइवेट कंपनी होने की वजह से उसके पास फ्रीडम ज़्यादा है, तो अपनी पॉलिसीज को जल्दी चेंज कर सकता है। तो ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिसीज आपका आईसीआईसी को कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो इमीडिएटली पॉलिसीज को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है। एसबीआई को पॉलिसी चेंज करने में टाइम लगता है एज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, बट है प्रॉफिट के लिए ही, तो उसको ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद आपका वो चेंज हो। इस वजह से हम बोल सकते हैं दैट एसबीआई एंड आईसीआईसीआई दोनों ही गवर्नमेंट की नज़र में एक ही तरीके की कंपनी है। आईसीआईसी का पैसा उसके ओनर्स के पास चला जाता है,
एसबीआई का प्रॉफिट का पैसा उसके ओनर्स के पास चला जाता है। बेसिकली एसबीआई के ओनर जो है वो गवर्नमेंट है, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला जाता है। बट ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर मेन इंटेंशन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। क्लियर है ये चीज कि कोई भी कमर्शियल बैंक वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। क्लियर? ओके, तो अब हम बैंकिंग चैप्टर शुरू करते हैं। बैंकिंग चैप्टर में हमने पढ़ा कि दो तरीके के मेजर बैंक्स हैं, पहला आपका कमर्शियल बैंक, दूसरा आपका सेंट्रल बैंक। जो आपके कमर्शियल बैंक हैं, ये कमर्शियल बैंक्स हमारे 2 साल से कोर्स से हटे हुए थे, 2 3 3 4 साल से। ठीक है, ये आपके शायद अगर कोर्स में आ गए होंगे तो इसको हम पढ़ लेंगे कि आपका कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करते हैं। मैं एक ब्रीफ में बताऊंगा आपको, ठीक है, बट अगर हमारे कोर्स में इस साल ऐड ऑन हुए होंगे, वो एक बार सीबीएसई से नोटिफिकेशन आते हैं तो पता चलता है, बट मैं अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। और अगर कोर्स में ऐड ऑन हो गया होगा तो इसको बिल्कुल एक्सप्लेन में रिविजन के टाइम पे पढ़ लेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स आर ऑल दोज बैंक्स जो कि आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए बने होते हैं। ये आपका सारा का सारा बैंक का रेगुलर काम करते हैं, और सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का जो काम होता है वो आपका प्रॉफिट कमाना ही, एट लास्ट प्रॉफिट ही अर्निंग होता है। ओके, अब एक बात बताओ, ऐसे कौन से काम हैं जो अगर एक कंपनी करे तो ही उसको कमर्शियल बैंक बोला जाएगा, अगर वो काम नहीं करेगी तो उसका बैंक का दर्जा नहीं दिया जाएगा? ऐसा कौन सा काम है जो बैंक्स के लिए जरूरी है, उसके बिना बैंक को बैंक की डेफिनेशन नहीं दी जाएगी? लोन ग्रांट करना। बट हर्षित, लोन लोन ग्रांट करना का काम तो जो है वो पोस्ट ऑफिस भी करता है, वो तो और भी प्राइवेट कंपनीज करती हैं, उनको बैंक क्यों नहीं बोलते? अभिनव, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो एक्सेप्ट डिपॉजिट भी करती हैं, मनी लेंड भी करती है। मुथूट एक्सेप्ट डिपॉजिट भी करती है और मनी भी लेंड करती है, तो उसको भी हम बैंक नहीं नाम दे रहे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो हर कोई देगा, कोई भी आपसे अगर आप पैसा वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हर कोई देगा, जो भी बंदा आपसे पैसा ले रहा है, बैंक नहीं। आप किसी प्राइवेट बंदे को भी पैसा लगाते हो तो वो भी इंटरेस्ट आपको देता है। कुछ और? आपका कौन से फीचर्स हैं जो फीचर्स बैंक के लिए जरूरी हैं? मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, नो, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स तो और बहुत सारी चीजों का काम होता है। ठीक है, चेक फैसिलिटी, ओनली चेक फैसिलिटी, हर्षित नहीं, यस, चेक फैसिलिटी इज वन ऑफ द ओनली फीचर जो बैंक के पास ही होता है, और किसी के पास ये चेक फैसिलिटी नहीं होती। ठीक है, सो विल कम टू, एक बार नोटबुक पे देखते हैं। बैंक जो होता है, अगर हम इसको कहते हैं जी, कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स के दो ऐसे फीचर्स होते हैं, वैसे तो मल्टीपल फीचर्स होते हैं, बट दो ऐसे फीचर्स होते हैं जो अगर ये ना करें तो इनको बैंक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो पहली बात तो है ग्रांटिंग लोन्स, लोन देना, प्राइमरी इनका, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी फीचर। प्राइमरी फीचर है कि ग्रांटिंग लोन्स, बैंक का काम ग्रांट लोन करना होगा ही होगा। एंड सेकंड, एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स। अगर मैं इसको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बोल दूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। ओनली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बोलने से ये गलत हो जाएगा। एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स, दैट मीन्स कि ऐसे डिपॉजिट्स लेना जिसको मैं कभी भी आधी रात को भी चेक के थ्रू पैसा निकाल सकता हूं। जब बैंक में जाऊं और बोलूं जी मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक वाले मुझे इमीडिएटली पैसा दे दें, दैट इज एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट। हमारे पास एटीएम कार्ड होता है, अब जो एटीएम कार्ड से हम पैसा निकालते हैं वो एक तरीके से हो गया इमीडिएट बेसिस पे पैसा निकाल लिया। तो जो हमने इमीडिएट बेसिस पे पैसा निकाला उसको हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट।
हम बैंक जाते हैं, चेक काट के देते हैं, जी 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में से दे दो, कभी भी मांग ले, बैंक मना थोड़ी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हमारा पैसा जो चेक के अगेंस्ट में कभी भी निकाला जा सकता है, एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये दो ऐसे फीचर, अगर अगर खाली डिपॉजिट्स की बात करूं तो वो फिक्स डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में वो हमको फैसिलिटी नहीं देता, फिक्स डिपॉजिट्स में बोलता है जी आपको मेरे को 5-7 दिन 10 दिन पहले बताना पड़ेगा, तब मैं उसके अगेंस्ट में आपको पैसा निकाल के दूंगा। ऐसा नहीं है आप आओ कहो जी मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं उठा के दे दूंगा, बिकॉज वो पैसा आपने लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रख रखा है। So, granting loans and accepting checkable deposits are two of the unique, not unique, but checkable deposit is the unique feature of a bank. ये individual accepting deposits and granting loans, अगर मैं खाली accepting deposits and granting loan बोलता हूँ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, और जब मैं एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स बोलता हूँ, ये काम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड आपके लोग कर सकते हैं, सारे के सारे लोग नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स आर द फीचर जो कि आपका स्पेसिफिक क्या कहते हैं बैंक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास कमर्शियल बैंक और बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट वो उनके लिए आपका ऑप्शनल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फीचर। दीज आर द ऑप्शनल वर्क फॉर द बैंक्स, करना चाहे तो करें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी हर काम में, ऐसा तो नहीं है वो फैसिलिटी देंगे तो उनको फीस नहीं मिलेगी। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स आप रखोगे तो आपको बेटर है, फाइन, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा, आपको उसको लॉन्ग टर्म्स में लगा सकते हो, बट दिस इज नॉट समथिंग कि वो कंपलसरी है कि करे ही करे। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट्स के बाद में लॉकर, आपको बहुत सारी जो छोटी ब्रांचेस होती हैं बैंक की उसके अंदर लॉकर फैसिलिटी जरूरी नहीं है मिले ही मिले। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरीके से लोन ही हो गया, बट उसके लिए ये आपने प्री अप्रूवल दे रखा है, कभी भी आप वो फैसिलिटी यूज कर सकते हो। तो ये भी ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपका बैंक्स देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कलेक्शन ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे कलेक्शन करना। इन केस अगर आप बोलते हो जी मेरे बिहाफ पे रेंट कलेक्ट कर लेना, इसको हम पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, पेमेंट्स ऑन योर बिहाफ। आप बोलते हो जी मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना तो कलेक्शन ऑन योर बिहाफ, आप बोलते हो जी मेरे बिहाफ पे रेंट या इंटरेस्ट कुछ पे कर देना तो पेमेंट्स ऑन योर बिहाफ। आप ही के पैसे में से करेंगे, अपने पैसे में से नहीं करेंगे, आप ही के पैसे में से करेंगे, बट डेट याद रखेंगे। आपने बोला जी बिल पे कर देना मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखेगा, उसके कुछ चार्जेस भी ले लेंगे आपसे। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई बताएगा व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट हमने 11th में पढ़ा था आई थिंक, बिजनेस स्टडीज में। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब कि अगर हम आपका फॉरेन में किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो भाई मैंने उसको बोल दिया जी 2 करोड़ का सामान बना दे रहा हूँ, उसको क्या पता कि 2 करोड़ का जो सामान होता है आपने उसमें बना के रख दिया, अब आप उसको एडवांस तो भेजोगे नहीं। जब आपने उसको एडवांस नहीं भेजा तो उस टाइम पे वो आपसे बोलेगा जी अपने बैंक से गारंटी स्लिप मेरे को दे दो कि इन केस अगर आपको मैंने सामान बना दिया तो आप उसके पैसे दे दो। तो बेसिकली एक तरीके से गारंटी कि आपके पास इतना पैसा है आप बना सकते हो, इतना पैसा स्पेयर में रखा है कि वो माल बना दे तो आप उसको दे दो। दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, रेमिटेंस, आपको रेमिटेंस का मतलब होता है कहीं पे पैसा भिजवाना है, आप कहो जी मेरे को तो यहाँ से मुंबई पैसा भिजवाना है तो आपके बिहाफ पे वो कर सकता है। ठीक है, करेंसी कन्वर्जन, आप बोलो जी मुझे तो करेंसी कन्वर्ट करानी है, वो करेंसी कन्वर्ट करवा सकता है आपकी। ठीक है, आप लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी बैंक जो होते हैं वो आपको लीगल फॉर्मेलिटी भी देते हैं कि आप लीगली जो है अपनी कोई भी सलाह लेना चाहो तो वो सलाह ले सकते हो। लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद में आपको बैंक और क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, आपको बैंक फैसिलिटी दे सकता है आपका अकाउंट्स,
आपके अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए, टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन में गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, टैक्स भरना है, उसके लिए आपको बैंक्स हेल्प कर सकते हैं। एटीएम फैसिलिटी, देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो बोल दीजिए, सिर्फ आप चेक से ही पैसा निकाल सकते हो। तो दीज आर द वेरियस फैसिलिटीज जो आपको बैंक्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक किस टाइप का है। यहाँ पे आता है हमारा कमर्शियल बैंक हो गया, हमारा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, हमारा सिक्योरिटी बैंक हो गया, या किस टाइप का बैंक हो गया। जिस टाइप का बैंक होगा, जिसके उसके पास जिस टाइप के कस्टमर्स आ रहे होंगे, उस टाइप का वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उतनी उतनी फैसिलिटीज चालू करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक करता है। तो गाइज हमने अभी इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। इन केस अगर हमारे स्कूल में ये वाली चीज़ें होंगी, जो अभी पता चलेगा इस साल के सिलेबस में है या नहीं है, तो हम इसको जो है ब्रीफ में पढ़ लेंगे। अभी के लिए इसको हम थोड़ा नैरो में पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको फैसिलिटी बता दी। बट ये ऊपर वाली दो फैसिलिटीज है, जिसको हम बोलेंगे ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग चेकबल डिपॉजिट्स। दीज आर द टू मेन फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो वो नहीं छोड़ सकता। अगर ये दो फीचर्स करेगा तो ही बैंक का उसको एफिलिएशन मिलेगा, अदरवाइज बैंक का एफिलिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर है गाइस? कमर्शियल बैंक्स क्या क्या कर सकता है और कहते कहते कमर्शियल बैंक्स को यूज करते हैं। क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, जिसमें हमारा इस चैप्टर की ज्यादातर वेटेज है, दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा जो है, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक जो एक एपेक्स बैंक है कंट्री का। हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और उसका अपना अपना नाम होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ आपका अमेरिका भी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी होगा। तो हर हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो वो जो सेंट्रल बैंक उस कंट्री का होता है, उसका काम होता है उस कंट्री के फाइनेंशियल्स और बैंक्स को मॉनिटर करना। कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम उसको कोई कोई ऐसी पॉलिसी बना रहा हो जिसमें वो लोगों के पैसे खा ले। कोई ऐसा तो सेंट्रल बैंक नहीं है जो कि आपका कह रहा हो कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ पैसा, और पता चले जी वो हमारे पैसे को लेके भाग जाए, उसके जो ओनर्स होंगे वो पैसे को कमर्शियल बैंक खोले और लेके भाग जाए। फ्रॉड्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो दैट्स वाई सेंट्रल बैंक ये देखता है कि कोई भी बंदा पैसा लेके ना भागे, कोई भी बैंक दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट ना हो। क्यों? बैंकरप्ट होगा तो उसके लोगों के पैसे डूब जाएंगे। वो ये सर्टेन करता है कि कोई भी बैंक ऐसी पॉलिसी ना बनाए, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना दे कि फ्यूचर में उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो। वो ये देखता है कि करेंसी जो इकोनॉमी में चल रही है वो कितनी छापनी चाहिए। वो ये सर्टेन करता है कि जो करेंसी हम छाप रहे हैं वो डुप्लीकेट तो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रही। वो ये असरटेन करता है कि बैंक्स के बीच में आपस में ट्रांजेक्शन हेल्दी रहे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना आए और डिप्रेशन ना हो। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे आपके सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सेंट्रल बैंक के फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक इज इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक आपका जब चालू हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का काम था करेंसी को इशू करना। धीरे धीरे करके उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ती चली गई, उसके अंदर उसके काम का लिमिट्स बढ़ता चला गया। बट इनिशियल लेवल में जो सेंट्रल बैंक था उसका सिर्फ और सिर्फ काम था करेंसी को इशू करना। अब करेंसी इशू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अभी हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था कि जब तक गवर्नमेंट आपको ये ट्रस्ट नहीं दिलाती कि करेंसी हमने जो छापी है वो करेंसी आपकी जेन्युइन करेंसी है,
तब तक आपका मार्केट के अंदर लोगों में ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर फेक करेंसी चलने लगी तो फेक करेंसी जो मार्केट में चल रही है उस टाइम पे लोग एक्चुअल करेंसी में भी डील करना बंद कर देंगे। तो इशू करना करेंसी और ये देखना कि मार्केट में आपका कोई उसके अलावा तो करेंसी नहीं छाप रहा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कि क्या करेंसी जो है प्रिंट आउट के थ्रू निकल सकता है हमारा? हम हमारे घर में प्रिंटर है, उस प्रिंटर के थ्रू निकल सकता है? क्यों? प्रिंटर के थ्रू क्यों नहीं निकल सकता? दोनों साइड प्रिंट आउट ही तो है, मैं कलर्ड प्रिंटर के थ्रू जो है निकाल दूंगा पेपर पे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, वैल्यू तो नहीं होगी, बट आपको पता कैसे चलेगा? आपको मैं बताऊंगा डुप्लीकेट है तभी तो पता चलेगा। हाँ अजय, पेपर तो अलग होता है, बट सोचो जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आता है, तो 10 रुपए के नोट को आप पेपर थोड़ी देखते हो। 10 रुपए का नोट आया तो गला सड़ा पुराना जिस भी तरीके का नोट होता है आप फोल्ड करते हो, रख लेते हो। तो जो है आप वो प्रिंट नहीं होगी, बस 10 रुपए के नोट को कौन देखता है? 10 रुपए के नोट को तो कोई कोई टेस्ट भी नहीं करता। डुप्लीकेट होगा भी तो आप 500 का करते हो, 2000 का करते हो, बट 10 रुपए या 50 रुपए के नोट को तो आप कभी टेस्ट नहीं करते। उनके पेपर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो कभी हल्का आ जाता है, कभी भारी आ जाता है, कभी पुराना नोट है कोई। तो वी कैन नॉट से कि भाई 10 रुपए के नोट को भी हम ऑथेंटिसिटी से देखते हैं। तो क्या अगर मैं 10 रुपए के नोट को प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वो एक्चुअल प्रिंट हो जाएगा या नहीं होगा? नॉर्मल पेपर लेता हूँ और नॉर्मल पेपर के ऊपर दोनों साइड मैं प्रिंटिंग कर देता हूँ और उसको प्रॉपर काट लेता हूँ। तो कैन आई डू इट? और वो 10 रुपए का नोट एक्चुअल की तरह लगेगा या नहीं लगेगा? ओके, सो अगर हम देखें तो वो 10 रुपए का नोट ना प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने में तो कोई मना नहीं करेगा ना, प्रिंट नहीं हो पाएगा तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद में आप उसको प्रॉपर कटिंग कर लो तो माइट भी वो मार्केट में चल भी जाए। एक एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसको 50 नोटों के बीच में रखो, थोड़ा सा क्रश कर दो, माइट भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चल भी जाए। अगर अगर इन दैट केस नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस चीज को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो जरूरी नहीं है कि नोट की एक्यूरेसी को जान पाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि ये बोल पाएँ कि भाई हाँ नोट को ऐसे ही ट्राई किया जाता है। चलो हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि ऐसे देखा जाता है। जो गरीब रूरल एरिया में लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन से देख नहीं पाएंगे। उस केस के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी है। तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी पर्सन मुझे कुछ भी ऐसा करता हुआ मिला तो हम उसकी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखेंगे, उसको लीनियंटली नहीं लेंगे। हम उसको इतना विजिल रखेंगे कि अगर कोई भी बंदा है तो उसको 10 15 20 50 साल की सजा करेंगे और उसके फाइन पेनल्टीज जो लगाएंगे वो बहुत ज्यादा। तो जब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रखा जाएगा तब कोई बंदा उसके अंदर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप पेपर पे निकाल के देखो, वो ऑलमोस्ट आपको बराबर जैसे ओरिजिनल होता है उसी के जैसा लगेगा और चल भी जाएगा। बट कि गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट होने की वजह से कोई पर्सन ऐसा करने का जनरली सोचता नहीं। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है वो चाहे उसने फोर्स से, चाहे उसने प्यार से, या उसने उसने आपका क्या कहते हैं फाइन पेनल्टीज लगा के उसने इतना स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बना रखा है कि भाई कोई भी उसके अलावा मार्केट में करेंसी को प्रिंट ना करे। उसके पास होल सोल इंचार्ज होता है वो, कि वो जितनी करेंसी प्रिंट करना चाहता है उतनी ही करेंसी प्रिंट हो। ओके, व्हाट हैपेंस, हमको इस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा असर है। तो लोग जो हैं, लोग चाहते हैं कि इस टाइम पे सबके पास पैसे की कमी है। तो गवर्नमेंट नोट तो उसके प्रिंटिंग मशीन तो है ही, क्या लगेगा? एक कागज लगेगा, थोड़ी सी इंक लगेगी। गवर्नमेंट लेके अगर जी लिए और नोट प्रिंट करे 2 2 हज़ार के, सबको दे दे, प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। हर किसी का 50,000 रुपये महीना आ गया और 50,000 रुपये महीना आने के बाद हर कोई इकॉनमी में जो है अपना सर्वाइव कर लेगा।
ऐसा हो तो और भी बहुत सारे क्राइम जिसमें हैवी पनिशमेंट है, पर वो भी तो होते ही हैं। ओके, प्रेम वो होते हैं बहुत हैवी पनिशमेंट वाले क्राइम्स, बट उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि हैवी पनिशमेंट वाले होते हैं, जो आपके सोच समझ के नहीं, गुस्से में होते हैं। जैसे मर्डर, मर्डर अगर आप देखोगे तो सोच समझ के वाली पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी और झगड़े में होने वाली बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप देखो कि चोरी, छोटी मोटी चोरियां जो होंगी 5-10 हज़ार 20 हज़ार वाली, वो इसलिए होंगी कि वो बंदा जो है वो गरीब है। ठीक है, इसलिए वो चोरी करेगा ये वाली। बट सोच समझ के एक प्लान तरीके से, एक मार्केट के स्ट्रक्चर तरीके से उसको चलाना, और अगर किसी के हाथ में भी आ गया तो फंसे जाना, उस केस में सोची समझी प्रॉपर मशीन्स लगा के, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, और आप 10 रुपए का एक नोट चला भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप 10 रुपए के 5 लाख या 20 लाख के नोट चलाने के लिए सोचोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। एक नोट 50 नोट के बीच में चल जाएगा, बट जब आप इतने बड़े स्केल पे डुप्लीकेट नोट्स के प्रिंट करोगे तो उसकी पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हैवी क्राइम्स जो होते हैं जनरली आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ पैशन होते हैं, उसके लिए ये सोचे समझे वाली चीज़ है। ओके, ताने का क्वेश्चन कि हमने बोला कि गोल्ड रिजर्व होना चाहिए तभी वो नोट्स करेंसी इशू कर सकते हैं, वाई, क्यों? गोल्ड रिजर्व होने का क्या लॉजिक है? बिना गोल्ड रिजर्व के मैं कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? नोट्स ही तो इशू करने हैं। वो किसी को क्या पता करेंसी की वैल्यू होगी नहीं होगी, वो तो 2 हज़ार का नोट है, मार्केट में चलाओगे तो चल जाएगा। आपके किसी करेंसी पे लिखा होता है कि भाई क्या कहते हैं इसमें गोल्ड का रिजर्व रखा हुआ था, नहीं रखा हुआ था? आपके हाथ में 2 हज़ार का नोट है, वो मार्केट में चलाओ चल जाएगा, उसकी वैल्यू क्यों नहीं होगी? चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। हर्षित, ऐसा क्यों बढ़ जाएगा? चीजों के प्राइस अपने आप ही, मतलब तान्या बोल रही है कि गोल्ड रिजर्व होगा, तो इन दैट केस जर्मनी, हाँ जर्मनी ने क्या किया था तान्या? और भी बच्चे अपने इनपुट दे सकते हैं कि अगर हम नोट प्रिंट करके गरीबों को दे दें, और इनफैक्ट मतलब अमीरों को भी, मेरे को भी मिल जाए तो आई डोंट माइंड। तो इन दैट केस अगर मान लो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करके हमको दे दे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, अभी ना मनी ईस्ट में वो नोट छापते हैं, बट वो आपका प्रिंटिंग मशीन जहाँ गवर्नमेंट की है उसके अंदर ही छापते हैं, तो इन दैट केस जो है वो इन दैट केस उसके थ्रू जो इकोनॉमी को होगा वो उनको 5 साल बाद पता चलेगा। उन लोगों को तो पैसा मिल गया ना। करेंसी की वैल्यू गिरेगी क्यों, मैं यही तो पूछ रहा हूँ हर्षित। ये करेंसी की वैल्यू क्यों गिरेगी? आपने मुझे करेंसी की वैल्यू गिरने के बाद की कहानी बता दी। मैं तो आपसे प्रिंट होने और करेंसी की वैल्यू गिरने के बीच की कहानी का लॉजिक समझ रहा हूँ कि व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन करेंसी छापी एंड करेंसी की वैल्यू कम हुई। कोई थोड़ा सा किसी ने पढ़ रखा हो, थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज लगा पाए, इन दोनों के बीच में लॉजिक। आयुष, आप बहुत शांत हो, कोई आंसर नहीं दे रहे आप। सोनाक्षी, आप भी शांत हो, कुछ याद नहीं आ रहा? ओके चलो गाइज, मैं बताता हूँ आपको। सो लेट्स कम अप कि अगर हम करेंसी छाप दे बिना किसी भी सिक्योरिटी के तो क्या होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर बैकअप करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर सेविंग हो गई ज़्यादा तो कम पड़ जाएगी। नहीं, आयुष ये वाला भी नहीं। ओके चलो गाइस, एक चीज़ देखते हैं। इकोनॉमी के अंदर हम बोलते हैं कि हमारे पास इतनी लेबर है, दिस इज द लेबर इन द इकोनॉमी दैट वी हैव। ठीक है, एंड ये लेबर इकोनॉमी के अंदर आपका ये गुड्स बना रही है, लेबर
गुड्स। ठीक है। अब अगर लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड हो गई तो गुड्स भी ज्यादा बनने लगेंगे, लेबर कम एम्प्लॉयड हो गई तो गुड्स भी कम बनने लगेंगे। तो हमने ये माना कि हमारी इकोनॉमी में ये लेबर 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स बना देती है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब आरबीआई ने अपने पास सिक्योरिटी के तरीके से उसने एनालाइज करा जी इकोनॉमी में 10,000 रुपए हम इन लेबर्स को देते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स या किसी भी तरीके से। तो लेबर के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है? 10,000। गुड्स जो हैं वो कितने गुड्स हैं? 1,000 गुड्स हैं। तो अगर हम बोलें कि सेविंग्स वगैरह का लॉजिक नहीं है तो हम बोले कि एक गुड की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज। ठीक है ना। अगर वो कहते हैं कि हम सारा पैसा खर्च कर देते हैं और ये सारे के सारे गुड्स हम खरीद लेते हैं, तो अगर हम बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएं तो 10,000 रुपए दे के 1,000 गुड्स खरीदे गए तो कितने के गुड्स हो गए? 10 रुपए का एक गुड हो गया। अब हम मानते हैं कि इकोनॉमी में इसमें से आरबीआई कहती है जी मैं आपको 20,000 रुपए के नोट छाप के दे देती हूँ। अब जो ये 20,000 के नोट छाप के दिए, इसके बदले में आरबीआई ने अपने पास कुछ सिक्योरिटी रखी? नहीं। क्या इसके बदले में आरबीआई ने कुछ लिया? नहीं। आरबीआई ने ये 20,000 रुपए ये 10,000 के साथ में मिला के उसको कितने बन गए? 30,000। क्या लेबर ने काम किया? नहीं। तो इकोनॉमी में गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो तो उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1,000 रुपीज के गुड्स। अब 1,000 गुड्स, सॉरी 1,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब लोगों के पास पैसा कितना आ गया? 30,000। बट गुड्स कितने हैं? 1,000, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया था गुड्स बनाने के लिए। जब उनके 1,000 गुड ही हैं इकोनॉमी में तो वो कहेंगे जी हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो वो ये गुड की ही वैल्यू बढ़ के 10 रुपीज की जगह कितनी हो जाएगी? 30 रुपीज। तो सेम जो गुड है वो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है इसमें, मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को हटा दिया है। तो इस गुड इसके अंदर हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया कि सेविंग्स भी नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, कि पहले मेरे पास 10,000 रुपए थे 1,000 गुड्स खरीदने के लिए, तो 10 रुपए के करीब की वैल्यू बनती थी। अब मेरे पास 30,000 रुपए हैं सेम 1,000 गुड्स को खरीदने के लिए, तो अब मैं 30 रुपए एक गुड को देने के लिए तैयार रहूंगा। तो उस केस के अंदर आपका गुड की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई? 30 रुपए। अब या तो आप ये बोल लो कि गुड्स महंगे हो गए, या आप ये बोल लो कि मनी की उसको परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई। अब मनी जो एक चीज पहले 10 रुपए में परचेज कर सकता था, अब वही मनी एक चीज कितने रुपए में परचेज कर सकता है? 30। ये उस तरीके का एग्जाम्पल हो गया। हम कभी ये नहीं बोलते कि कपड़े छोटे हो गए, हम क्या कहते हैं, सॉरी, हम ये कभी नहीं बोलते कि हम बड़े हो गए, हम बोलते हैं कपड़े छोटे हो गए। अब एक्चुअली कपड़े छोटे थोड़ी हुए, कपड़े तो उतने ही साइज के हैं जितने साइज के पहले थे। एक्चुअली में हम बड़े हो गए इसलिए अब हमें वो फिट नहीं हो रहे। उसी तरीके से गुड्स कभी नहीं महंगे होते, गुड्स तो जितने के हैं उतने ही, गुड्स की वैल्यू तो वही रहेगी। एक्चुअली में मनी को उसको परचेज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मनी जो है वो आपका इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, रेदर देन हम बोले कि गुड्स महंगे हो जाते हैं। सो अगर हम बिना प्रोडक्शन के सिर्फ और सिर्फ आपका करेंसी या कोई भी ऐसा पैसा इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं कि लोगों का इनकम बढ़ जाए बिना गुड्स बढ़े, याद रखना, इनकम इंक्रीज विदाउट द इंक्रीज इन आउटपुट, तो हमारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। बट यही अगर 20,000 हमारे पास आते और 20,000 आए क्योंकि गुड्स ज्यादा बनने लगे, तो हमारे टोटल 3,000 गुड्स 30,000 रुपीज में अगर बनते तो वही 10 रुपीज का गुड्स रहता, प्लस लोगों के गुड्स भी ज्यादा मिल जाते। सो इफ द इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो आपका इन्फ्लेशन नहीं आता।
या फिर तो मनी की वैल्यू नहीं डेप्रिशिएट होती। बट अगर हम जो है प्राइस इंक्रीज कर सॉरी इनकम इंक्रीज कर देते हैं बट क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिमेन सेम, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, या हम बोल सकते हैं दिस लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो इस वजह से कभी भी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाती है जिस स्टेप के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रिंट करके दे दे और उसके बदले में कुछ लेना, क्योंकि अगर उसने उसके बदले में कुछ लिया तो वो हमारा इकोनॉमी में एक तरीके से उसने इकोनॉमी से कुछ लिया और कुछ दिया, तो वो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं दैट बिना किसी सिक्योरिटी रखे अगर हम नोट प्रिंट कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। क्लियर टू एवरीवन कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिंट मोर नोट्स विदाउट एनी सिक्योरिटी। जो हमको फ्री चीजें मिलती है ना, लाइक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या गवर्नमेंट ने कुछ फ्री चीजें दे दी, उसमें भी यही लॉजिक सप्लाई होता है। तो हम कोई भी फ्री चीज अगर लेते हैं तो सेम लॉजिक अप्लाई टू ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो करेंसी की फॉर्म में लें, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में लें, चाहे वो फैसिलिटीज एंड सर्विसेज की फॉर्म में लें। सो आपका इकोनॉमी के अंदर जो आरबीआई होता है वो ये ध्यान रखता है कि ना तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़े, ना ही पैसा बहुत ज़्यादा कम हो। इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल रेट से सस्टेन करती रहे, इकोनॉमी नॉर्मल रेट से अपना चलती रहे। तो इशू ऑफ करेंसी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपका आरबीआई परफॉर्म करता है, और आपका ये ध्यान रखता है कि कोई भी डुप्लीकेट नोट्स इकोनॉमी में इशू ना करे, अदरवाइज जो हमने अभी प्रॉब्लम बताई ये बहुत सिवियर हो जाती है। सेकंड इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो हमारे लिए बैंक होते हैं, हमको पैसा डिपॉजिट करना होता है तो भी कमर्शियल बैंक में करते हैं, हमको पैसा कलेक्ट करना होता है निकालना होता है तो भी कमर्शियल बैंक से निकालते हैं। तो गवर्नमेंट का खाता कौन संभालता है? गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह के पैसे कलेक्ट करने होते हैं और सैलरीज वगैरह के पैसे देने होते हैं। तो गवर्नमेंट का जितना भी हिसाब होता है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक संभालता है। तो सेंट्रल बैंक इज द बैंक टू द गवर्नमेंट, he is acting as a banker to the government. So गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो तीन फीचर्स करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका 3 मार्क्स में इंडिविजुअल पॉइंट आ सकता है गाइस, इसको ध्यान से सुनना। वो तीन फीचर्स करता है। फर्स्ट, ही एक्ट एज अ कलेक्शन एजेंट। तो आपको टैक्स कलेक्ट करना हो, इंटरेस्ट कलेक्ट करना हो, रेंट कलेक्ट करना हो, कुछ भी कलेक्ट करना हो, गवर्नमेंट की सारी कलेक्शंस का जो एजेंसी होती है दैट इज सेंट्रल बैंक। it collect all the securities, all the money on behalf of government. Second, provide loans। जैसे कमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है ना, तो कभी सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, तो सेंट्रल बैंक उसको लोन प्रोवाइड करता है। थर्ड, मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रॉफिट है, लॉस है, कितना पैसा आया, कितना गया, किसके कैसे अकाउंट्स बनने हैं। तो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे एसबीआई की हम बात कर रहे थे, एसबीआई हो गया, रेलवेज हो गया, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज के अकाउंट्स बनाना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना, ये सारा का सारा काम भी जो होता है ये सेंट्रल बैंक का होता है। सो ये आपका एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जो 3 मार्क्स में आ सकता है। इसको आप 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके हर पॉइंट को 2 to 3 लाइन्स का एक्सप्लेन करें। तो बहुत इजी सा है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इट एक्ट एज अ कलेक्शन एजेंट, it provide loans to the government, and it manage the accounts of the government. Clear है guys ये वाला पॉइंट? Bankers to the government, नाम से भी समझ में आ रहा है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ओके गाइस, आज हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है मतलब इजी सा ही चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी का आपका कोई भी मुश्किल इसमें क्वेश्चन नहीं है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आपका आई थिंक वेडनेसडे तक या थर्सडे पेपर चेक होके भी मिल जाएंगे आपको।
तो वो आपको ग्रुप पे ही आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पेपर्स, एंड उसके साथ आंसर शीट भी मैं उसको भिजवा दूंगा आपको। ठीक है ना, गॉट इट। तो आज यहाँ तक करते हैं, इसको आप रिवाइज करना। इस संडे इस चैप्टर का टेस्ट होगा, आपका बैंकिंग चैप्टर का टेस्ट होगा। हाँ बताओ, चैप्टर नंबर 1 में क्या डाउट है? गोल्ड का प्राइस इंक्रीज आने सिर्फ इसलिए होता रहता है कि वो भी एक कमोडिटी है, उसका डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। नॉर्मल डिमांड सप्लाई वाला लॉजिक लग जाएगा। इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। अभी ना क्या डाउट है चैप्टर नंबर 1 में? हाँ, जीएनपी वैसे ही निकलेगा जैसे हमने निकाला था, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। अभिनव, जो हमने फॉर्मूला करा है इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ उसी को ही मूव ऑन कर रखा होगा। जो हमने फॉर्मूला करा था सिर्फ वही फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बताना। अदरवाइज जो हमने जैसे उसको डिवाइड करा, हमने 2 फॉर्मूलेज में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल और एक आपका जो है मेन फॉर्मूला। उन्होंने बस उन दोनों को कंबाइंड करके फॉर्मूला बना दिया। अदरवाइज देयर इज नो एक्स्ट्रा फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगता है कि टीचर ने एक्स्ट्रा कराया है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बताना, मैं व्हाट्सएप पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट देयर इज नो एक्स्ट्रा फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम दैट। हमारे एक कुछ फॉर्मूलेज हैं प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम वाले, वो हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए मैंने वो छुड़वा रखा है। ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई भी हमारा क्वेश्चन, कोई भी हमारे फॉर्मूलाज और नहीं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड संडे को टेस्ट जो होगा वो बैंकिंग चैप्टर का होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।